बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सब खत्म कर दी हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ पे हमने मेंडल की बात की थी कि मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर ही डिस्कस किया था। अब वो प्लांट्स के 7 बेसिक जो पी प्लांट उसने चूज़ किया था, उसके 7 बेसिक कैरेक्टर्स हमने देखे थे। उनमें से आप किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर कभी भी क्रॉस करोगे तो आपके पास क्रॉस जो है हमेशा एक जैसा ही रहेगा, एक जैसी ही रेशो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, तो फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि क्रॉस जो है वो हम बनाते किस तरीके से। आप देख सकते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन, जैसे द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स वेयर वन पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो प्रेजेंट होंगे। आप जैसे यहाँ पे टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिए गए हैं, हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि एलील्स जो हैं, एलिलोमॉर्फ कंडीशंस की बात की थी। तो टॉल के लिए जो है होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। आप एलील्स को होमोजाइगस कंडीशन में भी ले सकते हो और हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी ले सकते हो। तो जैसे कि मेंडल ने अपने क्रॉस में इसी तरीके से जो है, जो बेनिफिट उसका रहा यहाँ पर वो ये था कि उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, F1 जनरेशन बनाई। और F1 जनरेशन के बाद जब उसने बाकी जनरेशन जो फॉर्म की, उसमें उसने क्रॉस पॉलिनेशन करके देखा कि हमारे पास रिजल्टेंट किस तरीके से आते हैं। तो जो भी उसने टॉल पी प्लांट लिया उसको सबसे पहले क्रॉस करवाया गया किससे, शॉर्ट पी प्लांट से, और दोनों जो हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में ही लिए गए हैं। और उसके रिजल्टेंट में जो उसने पहले प्लांट्स देखे, जो उसका पहली प्रोजेनी आई, दैट इज ऑल्सो हिट्रोजाइगस इन नेचर बट इट इज़ ऑलवेज टॉल। तो उसने क्या किया, उसके बाद F1 जनरेशन को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाया ताकि उसको F2 जनरेशन मिल सके। लेकिन वहाँ उसने देखा कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जनरेशन्स जो हैं वो उसके पास यहाँ पर कैसी आ रही हैं, टॉल। उसने वहाँ पर देखा कि कुछ वहाँ पर टॉलनेस ट्रेट भी हैं और कुछ जो है वहाँ पर ड्वार्फ ट्रेट भी जो है वो देखने को मिला है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि ये क्रॉस बना। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोगों को चूज़ करने हैं पेरेंट्स, राइट। पेरेंट्स चूज़ करने के लिए आपको मालूम है पेरेंट्स में आपके पास मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आ जाएंगे। अब जो भी आप पेरेंट चूज़ कर रहे हो, बिफोर डैट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर। वो क्या, आपने जो भी करेक्टर चुना आउट ऑफ दैट 7, आपको वो करेक्टर पता होना चाहिए। और उस करेक्टर को का एक पार्ट जो है, डोमिनेंट पार्ट, आप मेल को दे दोगे एंड द रिसेसिव वन आप वो फीमेल को डेजिग्नेट कर दोगे। तो जैसे हम सबसे पहला करेक्टर जो है वो लेने वाले हैं अबाउट द प्लांट हाइट एंड द ट्रेट जो इसके बनेंगे, इट शुड बी लाइक आइदरली टॉल और ड्वार्फ, राइट। तो करेक्टर है प्लांट की हाइट, और ये दो ट्रेट्स आ गए इसके, या तो वो प्लांट हाइट में लंबा हो सकता है या तो शॉर्ट हो सकता है। तो दोनों पेरेंट्स को, एक पेरेंट को हम टॉल दे देते हैं और एक को राइट। अब आपको लिखने हैं सबसे पहले इसके क्या, एलील्स लिखने हैं। और हमें मालूम है एलील्स को, वो भी आपको याद रखना है, जो मेंडल ने यहाँ क्रॉस लिया है उस क्रॉस में होमोजाइगस कंडीशन में ही लिए गए हैं, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, राइट। अब हमें मालूम है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जब भी आपके पास गैमेट फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग दैट गैमेट फॉर्मेशन हमेशा आपका दोनों में से 50-50%, बिकॉज दिस इज़ द मेल ट्रेट एंड दिस इज़ द फीमेल। तो आपका जो भी क्रोमोसोम होता है उसमें से हमेशा एक ही जो है वो आगे पार्टिसिपेट करता है। सो देयर इज़ 50% प्रोबेबिलिटी, वो ये भी हो सकता है, ये वाला टी भी और ये वाला टी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सेम है हमारे पास बात। लेकिन अगर एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, फॉर एग्जांपल एक बड़ा और एक छोटा, तो भी 50% चांसेस के होंगे और 50% चांसेस के होंगे। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी कि वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे पास ये गैमेट आएंगे,
It eitherly be this t or this t, small t or small t, right? So अब आपको फ्रेम करनी है इसकी F1 जनरेशन एंड फॉर फॉर्मिंग द F1 जनरेशन अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, आप एक गैमेट को लेकर किसी को बात कर लो तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है दैट वुड बी दिस, one is capital T and another is small t, one from the mother side and one from the father side. So this is your first generation आपके पास आई है and it is heterozygous in condition. And to the calculation of Mendel ने यहाँ पर ये देखा कि इवन यहाँ पे heterozygous condition है लेकिन प्लांट जो है it shows what, it shows tallness. हमने बात की थी फिनोटाइप और जीनोटाइप की, तो आप बोल सकते हो इसका फिनोटाइप जो है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो टॉलनेस शो कर रही है, लेकिन इसका जो जेनेटिकली मेकअप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये हमें पता चला कि F1 जनरेशन में आप कोई भी क्रॉस बना लो इनमें से, आपके पास हमेशा कॉम्बिनेशन जो है वो टॉल ही बनेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही बनेगा, कोई और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। चाहे आप इस टी को यहाँ से ले लो, इस टी को इसके साथ करा लो, आपका कॉम्बिनेशन यही बनने वाला है, इसके अलावा आपके पास कोई भी और अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, राइट। तो 1:1 रेशो ही बनेगी एट लास्ट यहाँ पर। सो यहाँ तक तो कंक्लूजन आया है F1 जनरेशन का। फिर मेंडल को सूझा कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, F2 जनरेशन बनाऊँ तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या सेम रहेंगे या अलग हो जाएंगे। लेकिन इस बार उसने क्या किया, जो भी उसके पास F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स आए हुए थे उसने क्या किया, उन्हीं के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। जब ये पॉलिनेशन करवाई गई बिटवीन द हेट्रोजाइगस प्लांट्स तब उसका रिजल्टेंट उसने देखा कि तब इसका रिजल्टेंट क्या है। तो इसको फ्रेम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक जो है हम उसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं, प्यूनेट जो है उसने एक मेथड बताया था इसको करने का, एंड दूसरा जो है हम जैसे फॉकलाइन मेथड जैसे यूज़ करते हैं उस तरीके से। तो मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ फॉर द F2 जनरेशन। सो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस टी की भी बराबर है, इस टी की भी बराबर है, सिमिलरली गोज फॉर दिस टी एंड दिस टी, 50-50%। इट इज़ ऑल्सो बिकम अ लॉ आफ्टर द क्रॉस, 50-50% ही प्रोबेबिलिटी दोनों की रहेगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेंडल ने इसको यूटिलाइज़ किया था एज एन फैक्टर्स, जीन्स इसको हमने बाद में कहा था, एलील्स हमने टर्म्स बाद में यूज़ की थी। तो ये फैक्टर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% रहती है कि दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करने के चांसेस रहते हैं। सो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो क्या जाने वाला है, देखो ये वाला टी यहाँ जा सकता है, ये वाला टी इसके साथ भी जा सकता है। तो द कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अनदर वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक आपके पास पूरा का पूरा होमोजाइगस कंडीशन में टॉल बना है, ये दोनों आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में बने लेकिन कैसे, अगर इनका फिनोटाइप देखोगे तो ये भी टॉल बने हैं आपके पास, और ये वाला आपका कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन है लेकिन ये कैसा बना है आपका। तो ये मेंडल ने यहाँ पे देखा जब हम सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को, हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑर्गेनिज्म को आपस में अगर हम हाइब्रिड ब्रीडिंग करवाएं, जो पॉलिनेशन करवाएं, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में ऐसा है जो चीज़ वहाँ रिसेसिव फॉर्म में थी, क्योंकि हमने पहले ही बोला एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट फॉर्म है वो तो एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन जैसे ही रिसेसिव वाले को मौका मिला तो वो भी वहाँ अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक ग्रुप में जो है, बाकी वाले उस पर बहुत डोमिनेंटली हावी रहते हैं तो उसको कुछ बोलने नहीं देते, लेकिन कोई ऐसा पेयर ग्रुप उसके पास ऐसा भी होगा जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो उस केस में उस ग्रुप के लिए डोमिनेंट हो गया। सो यहाँ पे बात वही है कि रिसेसिव वाले को जब मौका मिला तो उसने भी अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। सो
यहाँ पर हमारे पास लेकिन कंडीशन में अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो 3 फिनोटाइप कंडीशन में ये भी टॉल आ रहा है, ये भी टॉल आ रहा है, ये भी टॉल आ रहा है, और एक ही हमारे पास शॉर्ट बन रहा है। तो आप इसकी रेशो लिख सकते हो, द फिनोटिपिक रेशियो फॉर एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चाहे आप कोई भी ले लो, फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज़ ऑलवेज, क्योंकि द किसके बीच में है आपके पास ये टॉल टू शॉर्ट वाले के बेस पे बनती है। तो टॉल हमारे पास 3 बन रहे हैं और शॉर्ट एक ही बन रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो जीनोटिपिक रेशो की, जीनोटिपिक मतलब क्या हुआ, इंटरनल, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ये हुआ एक्सटर्नल। तो इसके बेसिस पे आप देखोगे ये कैसे बनाओगे, होमोजाइगस टॉल कितने हैं, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, विद होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं। दैट मीन्स द प्योर टॉल, द इम्प्योर टॉल एंड द प्योर ड्वार्फ, राइट। तो ये कितने हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 1। सो फॉर एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द phenotypic ratio is always 3:1 and the genotypic ratio is always 1:2:1। चाहे आप कोई भी क्रॉस ले लो, कोई भी करेक्टर ले लो, आपकी हमेशा जो रेशियो रहने वाली है फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल पी प्लांट, वो आपकी हमेशा सेम रहेगी। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, पुनेट स्क्वायर मेथड। सिमिलरली हम उसमें भी क्या करते हैं, दिस इज़ द क्रॉस। अब आपको मालूम है एक मेल है इसमें और एक फीमेल है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक आपको चेकर बोर्ड बनाना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे क्या करना है, चेकर बोर्ड फ्रेम करना है। सो ठीक है, तो ये हमारा चेकर बोर्ड तैयार हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ऊपर मेल कैरेक्टर लिखनी है और नीचे वाली तरफ आपको फीमेल गैमेट लिखनी है। तो हमें मालूम है मेल गैमेट में से या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी। सिमिलरली फीमेल में भी या तो कैपिटल टी जा सकता है या स्मॉल टी, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका ये क्या रहेगा, स्केयर मत कर देना, टी एन टी, दिस वुड बी टी एन स्मॉल टी, दिस वुड बी कैपिटल टी एन स्मॉल टी एंड दिस वुड बी स्मॉल टी स्मॉल टी। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन देखना है, इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में क्या है, और एज सच लिख देना है आपको। यहाँ पर कोशिश करिएगा पहले आप हमेशा कैपिटल लेटर लिखो और बाद में स्मॉल, ताकि आपके लिए इजी हो जाए बाद में प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये आपके पास प्योर टॉल बन रहा है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, और ये आपके पास प्योर रिसेसिव बन रहा है। तो अगेन इट गोज एज जीनोटिपिक रेशियो 1:1, और आपका फिनोटिपिक ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि अभी तक हमने F1 जनरेशन में देखा ये आपका टॉल ही बने। तो वहाँ आपकी रेशियो आ जाएगी 3:1 फॉर द phenotype and this is for the genotype, right? So on the basis of this Mendel explained the law of dominance, the one who can express, जो express कर रहा है it would be a dominant allele, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है दैट वुड बी द रिसेसिव। तो ये आपका लॉ बन गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो बना है आपको याद रखना है। एक है आपके पास लॉ ऑफ यूनिट पेयर फैक्टर, और वो क्या है, फैक्टर्स मैंने आपको पहले ही बोला यूनिट पेयर फैक्टर कि आपके एलील्स जो भी होंगे दे विल ऑलवेज इन पेयर फॉर्म। अब वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है, जो एक्सप्रेस करेगा वो आपका डोमिनेंट एलील होगा और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो आपका रिसेसिव एलील होगा। दो, थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको समझो थोड़ा सा, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है। सो हमने यहाँ पर देखा, अगर हम क्रॉस को देखें, जब हमारे पास एलील, मैंने आपको पहले ही कहा 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है दोनों एलील्स की एज एन गैमेट फॉर्म में जाने की।
तो जब आपके पास F1 जनरेशन बनी तो आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आया। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज नो ब्लेंडिंग। सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेट ही रहते हैं, इवन इकट्ठे रहेंगे लेकिन कैसे रहेंगे, सेपरेट। मतलब कोई भी इंटरमिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगी। अगर इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई इन बिटवीन का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो जब कभी भी मौका मिलेगा दे विल सेपरेट आउट टू फॉर्म देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तभी तो F2 जनरेशन में आपके पास जो है रिसेसिव कैरेक्टर भी बना और डोमिनेंट कैरेक्टर भी बना। तो दिस लॉ इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि आपके जो भी आपके पास एलील्स हैं दे विल पार्टिसिपेट 50-50% गैमेट पार्टिसिपेशन होती है। एंड जब भी आपका फर्स्ट F1 जनरेशन बनती है उसमें वो दोनों जो हैं साथ रहते हैं लेकिन मिक्सअप नहीं होते, और जैसे ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो मूव ऑन करते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है वो दे विल separate out, right? So these are the 3 laws that are based on the monohybrid cross. तो एक बार और हम स्टेटमेंट्स की तरफ जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो लॉ की डेफिनेशंस लिखनी है मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। सो जैसे हमने कहा, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि मेंडल ने ये चीज़ इंश्योर की थी कि प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं। पहली F1 जनरेशन उसने इसी तरीके से बनाई, फिर उसके बाद F2 F3 जनरेशन्स फ्रेम की। तो जो रिजल्ट्स आए हमारे पास वो क्या है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल बने, छोटा कोई भी नहीं बना। सेकेंड जनरेशन में हमें 3 जो हैं प्लांट्स वो कैसे देखने को मिले, 3 प्लांट्स हमें टॉल देखने को मिले हैं, राइट। 3 ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो टॉल मिले हैं और एक हमें ड्वार्फ मिला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ ही इसका। देन उसके बाद F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर हमारे पास मिला वो जो भी पेरेंट मिले, राइट। F2 जनरेशन में भी सेम वो अपेयर हुए, लेकिन उसके अलावा हमारे पास F2 जनरेशन में बाकी कैरेक्टर्स भी दिखे। तो जो आपके पास कैरेक्टर अपेयर हुए हैं F1 जनरेशन में आपने उनको डोमिनेंट ट्रेट कहा, और जो आपके पास बाद में F2 जनरेशन में हुए आपने उसको रिसेसिव ट्रेट कहा। तो F2 जनरेशन में हमें जो सेल्फ पॉलिनेशन करने से मिला तो हमने बताया कि वो रेशियो हमारे पास 3:1 आई है, दैट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो। और जो दूसरी रेशियो आई है 1:1 वो आपके पास जो है वो कौन सी है आपके पास, दैट इज़ द जीनोटिपिक रेशियो, दिस वन, राइट। आप देख सकते हो ये दोनों, ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की थी सारी चीज़ें। सो आप बोल सकते हो ऑन द प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर आप देखोगे रिसेसिव वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, और आपकी डोमिनेंट की टॉल की पूरी अगर आप बोलोगे तो दैट इज़ 3/4, बिकॉज टोटल आपके आउटकम्स 4 ही हैं तो उनमें से 3 टॉल हैं। तो आपका अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होकर आता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन, तो आप बोलोगे 1/4, दैट इज़ द 25%। लेकिन टॉल कितने बन रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 75%। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्योर टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है तो फिर से अगेन इट गोज़ टू 25%, 25 फॉर द ड्वार्फ एंड 50% फॉर द हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। सो ये आपके पास जो है इस तरीके से आपकी जनरेशन फ्रेम होती है। तो ये आप क्रॉस देख सकते हो, अगेन आपको मैंने करके भी दिखा दिया ये क्रॉस। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हर चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से लिखनी है, ये आप इसका नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, राइट। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला है यहाँ पर कि आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी दे आर ऑलवेज द टॉल प्लांट्स एंड द स्मॉल टी दे आर द शॉर्ट प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पर हमें बताया कि मेंडल के रीजंस क्या थे जो जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है, क्योंकि उसने हमेशा, पहले हमने बोला था लास्ट वीडियो में भी बात की थी, प्योरलाइन प्लांट्स के बारे में बात की थी, सिंगल ट्रेट ही एक टाइम पर उसने उठाया था और मैथमेटिकली कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी थी। ये पॉइंट उसके लिए आप बोल सकते हो फ़ायदेमंद भी रहा और यही पॉइंट बाद में जाके उसके लिए नुकसानदेह भी रहा। ओके, सो फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ डोमिनेंस और द लॉ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो ये आप उसकी स्टेटमेंट आ गई। दिस लॉ स्टेट्स दैट द हेट्रोजाइगस कंडीशन द एलील हुज कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड ओवर द अनदर एलील, that would be the
dominant one, and the characters of the dominant allele are called dominant characters, whereas the recessive one are called as the recessive characters, right? And this law is again the law of segregation or the law of purity of gametes. This law states that when a pair of contrasting factor allele gene कोई भी बात कर रहा है, जब भी वो heterozygous condition में होते हैं, that would be capital T and small t, heterozygous condition में हो जाएंगे, वो दोनों the two remains together without being contaminated, that means there is no intermixing. और जब भी आपके गैमेट्स बनेंगे उनके बाद तो वहाँ से वो सेपरेट हो जाएंगे. दिस लॉ इज फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ हेरिडिटी और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. तो ये आ गया, ये आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, सेग्रीगेट करेगा एंड इट वुड बी द रेशो इट विल फ्रेम आफ्टर दैट. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. एंड दिस वन इज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जो मैंने आपसे कहा कि होमोजाइगोस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन वाली बात, कि हर एक कैरेक्टर एक इंडिविजुअल का दो फैक्टर्स के थ्रू बताया जाता है, जिसको लेटर ऑन जीन कहा गया और उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं. एंड दिस कंडीशन शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस और इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोजाइगस. तो ये मेंडेलियन लॉ जो है दैट स्टेट्स कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो है एक ऑर्गेनिज्म का, वो यूनिट पेयर फैक्टर्स के थ्रू इन पेयर्स ही एग्जिस्ट करता है. सो this is all the conclusion and the summary of monohybrid cross. Hope you like the lecture. आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई है. Later in next lecture we will discuss about the dihybrid cross and the law of independent assortment. See you in the next video.